इससे पूर्व जो चैप्टर में बताया गया था उसमें बताया गया था संप्रेषण के बारे में, अर्थात जो संप्रेषण था उसी के बारे में हम लोगों ने परिचर्चा की थी और उसी को हम लोग कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग संप्रेषण के बारे में परिचर्चा जो की गई थी उसी के प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं जो संप्रेषण वर्क करता था उसके बारे में हमने तमाम राइटरों या फिर कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार उसके बारे में बताने का भी प्रयास किया था। सही अर्थों में अगर देखा जाए तो संप्रेषण कहीं ना कहीं व्यक्तियों के क्रियाओं से भी संबंधित होता है, व्यक्तियों के अनुभव से भी संबंधित होता है, जो कि वार्तालाप की प्रक्रियाओं के माध्यम से निकल करके बाहर या निकल करके हमारे विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रियाओं को जो वार्तालाप में हम लेकर के आते हैं उसके माध्यम से वो उसका अपना स्पष्टीकरण देता है। सही अर्थों में देखें तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एक प्रकार से दो व्यक्तियों के आपस में तालमेल के माध्यम से जो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सही अर्थों में देखें तो वो संप्रेषण का ही माध्यम होता है और कहीं ना कहीं जो उसके विचार होते हैं उसके माध्यम से एक पुल की उत्पत्ति होती है। ऐसा एडगर डेल ने भी अपने परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट भी किया है। इसमें हमने बताया था कि जो भी प्रक्रियाएं होती हैं कहीं ना कहीं संप्रेषण के माध्यम से ही प्रक्रियाएं लागू भी होती हैं। पूरे भारतवर्ष में ये सभी मनुष्यों के साथ होती भी हैं, ऑल पर्सन्स के साथ होती हैं और कहीं ना कहीं जो बालक पढ़ाई करते हैं उनसे विशेष रूप से ये आशा की जाती है कि अपने संप्रेषण की प्रक्रियाओं को अच्छा और व्यवस्थित रखें। इसके जो प्रारूप होते हैं उसके बारे में अगर आज हम चर्चा करें तो इसमें जो इसके सिद्धांत बताए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा हर विषय वस्तु का कहीं ना कहीं एक सिद्धांत ही होता है। हर मनुष्य का अपना भी सिद्धांत होता है और कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से उसी सिद्धांत के अनुरूप मनुष्य वर्क करता है या बालक वर्क करते हैं और उसी के माध्यम से नियम का निर्धारण भी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो संप्रत्यय, जो प्रिंसिपल ऑफ ए कम्युनिकेशन अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक प्रिंसिपल जो होता है उसके बारे में अगर विशेष रूप से समझा जाए तो कहीं ना कहीं यह व्यक्ति के विचारों के माध्यम से ही, आदान प्रदान के माध्यम से ही प्रक्रियाएं लागू भी होती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम समझें तो जो प्रिंसिपल ऑफ ए कम्युनिकेशन ये जो प्रिंसिपल ऑफ ए कम्युनिकेशन है अर्थात जो संप्रेषण के जो सिद्धांत हैं इसको हम लोग कह सकते हैं संप्रेषण का सिद्धांत। जो संप्रेषण के सिद्धांत होते हैं उनकी प्रक्रियाओं को अगर हम लोग समझें तो कहीं ना कहीं वो विशेष रूप से यही बताते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें 3 प्रकार से जो क्रियाएं होती हैं वो हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सजगता का सिद्धांत। क्या आता है? सजगता का सिद्धांत। नंबर 1 बात करेंगे सजगता के सिद्धांत की। सजगता अर्थात अगर हम इसमें विशेष रूप से समझें या फिर कहें तो इसमें एक प्रकार का संप्रेषणकर्ता होता है। दूसरी कंडीशन की बात करी जाए, संप्रेषणकर्ता को हम लोग कम्युनिकेटर भी कह सकते हैं। संप्रेषणकर्ता मतलब जो संप्रेषण या वार्ता करता है, स्टार्टिंग उसी से प्रारंभ होती है, उसको हम लोग कम्युनिकेटर कहते हैं। और संप्रेषण ग्रहण करने वाला व्यक्ति रिसीवर माना जाता है। क्या माना जाता है? उसको हम लोग कम्युनिकेटर कहते हैं और एक होता है रिसीवर, उसको हम लोग रिसीवर मानते हैं। और तीसरी चीज़ें ये निकल के आती हैं इसके कंडीशन से कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से वर्क किया जा रहा है, संप्रेषण क्रिया के माध्यम से कैसे सजग रहते हैं। यदि क्रिया में कोई व्यक्ति सजग नहीं रहता तो संप्रेषण की क्रियाएं भी पूरी नहीं होती। तो इसमें 2 प्रकार से वर्क विशेष रूप से होता है, एक तो कम्युनिकेटर होता है, दूसरा इसका रिसीवर होता है। ठीक है ना? एक कम्युनिकेटर होता है जो सजगता के माध्यम से, सजगता के सिद्धांत अगर हम कह सकते हैं तो एक्टिव निष्ठा भी कह सकते हैं इसको, कि जब बालक एक्टिव होगा तभी कहीं ना कहीं वो अच्छे प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रियाएं लागू कर सकता है या कहीं ना कहीं क्रियाएं कर सकता है। तो इसकी प्रक्रियाओं को अगर हम लोग समझें तो सजगता का जो सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ ए एक्टिवनेस, इसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए एक्टिवनेस। नंबर 1 कंडीशन कह सकते हैं सजगता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, जिसमें बालक और जो बालक होता है या शिक्षक होता है दोनों में क्या होती हैं, परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, बातचीत वार्तालाप के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होती हैं, बालक को एक्टिव रहना कंपलसरी होता है और शिक्षक को कहीं ना कहीं वार्ता जो कम्युनिकेटर होता है उसको भी एक्टिव रहना प्रमुख माना जाता है। इसलिए इसको हम लोग सजगता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो कि पहले संप्रेषण में पहला कंडीशन यही निकल के आता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है और इसके माध्यम से सही चीज़ें ध्यान रखें कि जब कम्युनिकेटर और रिसीवर होगा तो इसमें एक्टिव निष्ठा भी बीच में आती है, जिसके माध्यम से दोनों में क्रियाएं होती हैं। हमने बताया भी था कि शिक्षा जब हम लोग प्राप्त करते थे तो शिक्षा की अवधारणाओं में ये चीज़ें आप लोग को विशेष रूप से बताई थी कि जब शिक्षाओं को दिया जाता था तो उसमें बताया गया था कि शिक्षा की अवधारणा के अंतर्गत 2 प्रकार से शिक्षाओं को
बताया गया था कि बालक और शिक्षक और शिक्षार्थी होना कंपलसरी माना जाता था। ये एडम्स ने बताया था, हमने बताया भी है, उनकी वीडियोज़ में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बारे में बताया भी था कि उसमें एक बताया था टीचर होते थे, एक स्टूडेंट होता है, जिसमें द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में माना था। किसने? एडम्स ने माना था। और इसका जो विरोध किया था उसने किसने किया था? डीवी ने किया था। और डीवी ने बताया था, कहा था कि जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा क्या कौन सी मुखी प्रक्रिया? टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और सिलेबस होता है, इसमें 3 बताया था। तो इसके माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट होती थी। तो ये चीज़ें इनके अंतर्गत बताई गई हैं। लेकिन इसमें भी ये चीज़ें होती हैं, जब वार्तालाप होती है तो इसमें भी 2 प्रक्रियाएँ सजगता के नियम के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। दूसरी नंबर चीज़ें हैं योग्यता। योग्यता का सिद्धांत कैसे वर्क करता है, किस पे? अगर देखा जाए तो संप्रेषण की प्रक्रियाओं के माध्यम से या उसके सिद्धांत के माध्यम से कैसे वर्क करता है। इसमें ध्यान रखेंगे कि संप्रेषण क्रिया में यह सहायक होता है कि संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण जो ग्रहण करने वाले व्यक्ति होते हैं वो योग्य होने चाहिए। कुल मिला के उनकी योग्यता भी निर्धारित होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उनके अंदर, कैपेसिटीज या कहीं ना कहीं योग्यताओं के माध्यम से उनके अंदर प्रक्रियाएँ होनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारी प्रक्रियाएँ कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रियाओं में भी लागू की जाती हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो योग्यताएं होती हैं, एबिलिटी जो होती हैं, उसके माध्यम से भी इनकी क्रियाओं को लागू करने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में जो शिक्षा के सिद्धांत होते हैं उसमें दूसरा सिद्धांत प्रमुख रूप से योग्यता का भी सिद्धांत माना जाता है। तीसरा होता है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, सहभागिता इसमें ये एक ऐसा होता है, इस ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग। ध्यान रखेंगे, सहभागिता जो होती है वो संप्रेषण की द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। अतः संप्रेषणकर्ता को ग्रहण करने के लिए ग्रहण करने वाले दोनों के मध्य सहभागिता होनी चाहिए, जिसके माध्यम से संप्रेषण क्रिया पूरी की जा सके। संप्रेषण की प्रक्रियाएँ क्या होती हैं? पूरी की जा सकें और कहीं ना कहीं बालक अपनी प्रक्रियाओं को अच्छे प्रकार से लागू कर सके। सही चीज़ें अर्थों में देखें तो हम लोग जो पाठ्य के शिक्षण की प्रक्रियाओं में जो ये पढ़ते हैं, इनकी प्रक्रियाओं में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो विशेष रूप से इसीलिए इसको लागू भी किया जाता है और इसके बारे में बताने का प्रयास भी किया जाता है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन के माध्यम से इसमें डेवलप होती है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें तीसरी कंडीशन में बताई गई। उचित सामग्री का जो उचित सामग्री होती है उसका सिद्धांत जो बताया गया, उचित सामग्री, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर कंटेंट्स। ठीक है ना? तो इसके बारे में अगर ध्यान से समझे तो संप्रेषणकर्ता को उचित सामग्री का ध्यान भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, जब शिक्षक शिक्षण करता है तो उसमें बहुत सारी सामग्रियों का उपयोग करी जाती हैं, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत ही निकल करके आती हैं, और उसमें हम पाठ्य पुस्तकों का सबसे पहले उपयोग करते हैं। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब शिक्षण की प्रक्रियाओं में हम आते हैं तो उसमें इन चीज़ों का उपयोग होता है, लेकिन शिक्षण जब संप्रेषण की प्रक्रिया में आते हैं तो संप्रेषण तभी प्रभावी हो सकता है जब उससे रिलेट करने वाले विषय वस्तु आपके पास होंगे। तो कहीं ना कहीं उचित सामग्री का सिद्धांत भी इस पे वर्क करता है कि कुछ चीज़ें हमने पहले भी बताई थी, कुछ मौखिक रूप से, कुछ मौखिक रूप से, कुछ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए, ध्यान रखें, ये सारी प्रक्रियाएं जो मनोवैज्ञानिकों या राइटरों ने या फिर कहीं ना कहीं अगर देखिए शिक्षा शास्त्रियों ने बताई, तो उन्होंने ये चीज़ें बताई थी कि संप्रेषण कई प्रकार से वर्क करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम उचित सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए उसका प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला देखें तो संप्रेषण का जो सिद्धांत होता है या प्रिंसिपल ऑफ कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें अगली जो पॉइंट्स की बात करिए तो संप्रेषण का माध्यम का सिद्धांत होता है, या कह सकते हैं उसका जो मीडिया चैनल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया आर चैनल। तो इसके माध्यम से अगर कहें तो कहीं ना कहीं संप्रेषण और ग्राहक या संप्रेषण और कर्ता के बीच में, या जो उसके क्या कह सकते हैं, जो उसके ग्राहक होते हैं या उसके जानने वाले होते हैं, समझने या पढ़ने वाले होते हैं, के बीच में एक कड़ी जोड़ने का कार्य करती है, या माध्यम हो सकते हैं। जैसे कि 2 ध्रुवों के बीच की विद्युत धारा को प्रभावित करने के लिए कहीं ना कहीं विद्युत के कार्य के द्वारा उसके द्वारा कार्य किया जाता है, और इसके माध्यम से हम संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत भी इसके माध्यम से इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करने की प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं संप्रेषण के माध्यम से सिद्धांत को डेवलप करने का प्रयास करती हैं। अगला देखेंगे क्या हो जाएगा, पृष्ठपोषण का सिद्धांत। पृष्ठपोषण का सिद्धांत हम उसे कहते हैं, जिसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। इसी को हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में समझे, पीठ थपथपाना या शाबाशी देना, ये सभी चीज़ें इसी के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। अर्थात जब बालक संप्रेषण तभी कर सकता है, या हम कहीं ना कहीं शिक्षण की प्रक्रियाओं में संप्रेषण तभी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं जब बालक को हम उचित उसको फीडबैक दें या उसकी प्रक्रियाओं को लागू करने का प्रयास करें। अगर हम इसको सरल तरीके से समझें तो कहीं ना कहीं बालक को अच्छी जो भी प्रक्रियाएँ बालक करता है उसको हम पॉजिटिव वे में समझाने का प्रयास करें, और कहीं ना कहीं बालक को फीडबैक अवश्य ही दें, जिससे बालक
आत्मानुभूति के माध्यम से अपनी स्व प्रक्रियाओं को प्रेरित कर सके और कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों का उत्तर भी अच्छे प्रकार से दे पाए और अपने विचारों का स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं किसके माध्यम से, संप्रेषण के माध्यम से ही होती हैं, जिसमें पृष्ठपोषण का, या इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक के माध्यम से। ये सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रक्रियाओं के बारे में समझने का प्रयास करें तो इसमें एक आता है सहायक बाधक तत्वों का सिद्धांत। जो सहायक होता है, कहीं ना कहीं जो प्रकाश की कमी होती है, ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें कुछ चीज़ें कमी पैदा करती हैं और कुछ चीज़ें सहायक भी होती हैं, बाधक होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारी सहायक भी होती हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ये हमारे लिए सहायक हो सकता है। दूसरी नंबर चीज़ है जैसे शोरगुल होते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं कम अप्रत्यक्ष होते हैं। तो इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें तो सहायक और बाधक तत्वों के बारे में अगर समझा जाए तो कुछ चीज़ें जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती हैं हमको सहायता भी करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है जो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो हम स्वयं उत्पन्न कर लेते हैं। इसमें हो सकती हैं कि अलग अलग प्रकार से हम उसको समझने का भी प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे शोरगुल होता है, ये भी प्रक्रियाएँ कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर देती हैं, प्रकाश की कमी भी बाधा उत्पन्न करती है, सुनने और देखने वाले का जो कमी होती है वो भी कहीं ना कहीं बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। अगर हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा जो अलग अलग प्रकार से वर्क होते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश होता है पॉजिटिव वे में, मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे संप्रेषण में हमारी सहायता ही करता है। और कहीं ना कहीं हम सरल तरीके से, मौसम होता है, मौसम भी कहीं ना कहीं कभी प्रभावित करता है, कभी अप्रभावित करता है, मतलब दोनों प्रक्रियाएं इससे जुड़ करके आती हैं। तो कहीं ना कहीं संप्रेषण में जो बाधक होते हैं, इसमें हमने 7 पॉइंट्स के बारे में बताया। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे संप्रेषण के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें निकल करके आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत बताई गई हैं। अगर आपको समझ में आता है तो इसको समझने का इसमें जो भी प्रक्रियाएं समझ में आती हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में दर्शाएं, जो नहीं समझ में आती है वो भी कमेंट बॉक्स में दर्शाएं। जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके बारे में आप जानते ही हैं, लाइक भी कर सकते हैं या करें, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो अगर नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ना है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई। इसके बारे में हम इसकी प्रोसेस या प्रक्रिया के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में वर्णन करेंगे, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।